ईयरली का रिवीजन कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी, दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो है आपके लिए लाभकारी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टैंडर्ड मैथ्स वाले सैंपल पेपर का जो सीबीएसई की तरफ से लॉन्च हुआ है इसका सेक्शन ए सॉल्व करवाऊंगा। तो आपने जब मैंने बेसिक मैथ्स वाला सॉल्व करवाया था ये बात ऑब्जर्व कर ली अच्छे से कि सेक्शन ए के अंदर ही ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो इसीलिए अगर हाफ ईयरली में आपका कोई चैप्टर आने वाला है तो उसके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आपका रिवीजन प्लस हेल्प दोनों ही हो जाएंगी। और अगर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया सोने पे सुहागा, पूरी की पूरी वीडियो ही आपके लिए लाभकारी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको पता होने चाहिए। जो भी कुछ आज मैं पढ़ाऊंगा इसकी पूरी पीडीएफ बनेगी और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां से पूरी की पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन उठा लेना और ज्वाइन भी कर लेना ग्रुप आगे वाली पीडीएफ के लिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस वाले सैंपल पेपर के अंदर ये रहा जो कि आपके पहले चैप्टर के अंदर से है। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, हमसे कहा गया है कि ए और बी जो है ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसका हमें क्या दिया गया है, यहां पर ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, ये हमसे कहा गया है। मतलब कहीं ना कहीं इनके फैक्टर दिए गए हैं। अब देखिए मैं इसको कितना सिंपल तरीके से आपके सामने लिख के कर दूंगा और आपके बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर भी होगा। हमें कहा गया है कि ए बराबर ये है, मतलब ए के जो अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, p की पावर 3, मतलब p की मल्टीप्लाई है 3 बार, p इंटू p, फिर मल्टीप्लाई q की पावर 4 और q की मल्टीप्लाई है 4 बार, तो q इंटू q इंटू q इंटू q, ये आ गए इसके फैक्टर। ठीक है जी, ये इसके प्राइम फैक्टर हमने कर लिए। ऐसे ही b के भी हमें दे रखे हैं तो हम b के भी कर लेते हैं। क्या है जी, p की पावर 2 मतलब p इंटू p की मल्टीप्लाई 2 बार और फिर q की पावर 3 मतलब q की मल्टीप्लाई 3 बार, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। और यही बात आगे कही भी गई है क्या, वेयर p एंड q, जहां पर p और q जो है वो क्या है, आर प्राइम नंबर्स, ये जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो इसीलिए मैं इसको प्राइम फैक्टर बोल रहा हूं। अब हमसे कहा गया है कि इसका HCF ये है, LCM ये है, तो भैया ये बताओ। अब देखिए आप कोई फर्क, अगर आपने बेसिक मैथ वाली वीडियो देखी होगी मेरी ये वाली, तो आप कुछ फर्क देखेंगे। वहां पर इट इज डायरेक्ट थी, यहां पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि हमसे LCM HCF ना पूछ के भी इसकी वैल्यू पूछिए। तो यही फर्क रहने वाला है बेसिक और स्टैंडर्ड का। ये फर्क मैं आपको दिखाता भी रहूंगा हर एक सवाल में कि बेसिक में कैसा था, स्टैंडर्ड में कैसा है, तो आपको और अच्छी समझ बनेगी। अच्छा बेसिक का लेवल ये है, स्टैंडर्ड का लेवल ये है, इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। आइए, हमें ये नहीं पता क्या लिखा है, हम अपने पास से LCM HCF निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले HCF की बात कर लेते हैं। तो HCF कैसे निकाला जाता है भैया, फैक्टर कर लिया हमने, हाँ जी कर लिए। अब इसमें कॉमन ढूंढ लो, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो यहां पर मैं देखूंगा भैया, एक तो ये p का जोड़ा बन रहा है, p कॉमन, दोबारा से p का जोड़ा बन रहा है, एक और p कॉमन। अब तो p नहीं बचा नीचे, अब तो q बचा, तो q का जोड़ा बनाओ। ये q कॉमन दिख गया मुझे, ये q कॉमन दिख गया मुझे, एक और q कॉमन दिख गया मुझे। ये सब कॉमन है जो कि दोनों में है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो यहाँ पर HCF का निकलेगा, एक बार इस पेयर में से ले लो, एक बार इस पेयर में से ले लो, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पर जो q है 3 बार कॉमन आया तो 3 बार q लिख देंगे। तो ये इसका आ जाएगा HCF निकल के क्या, p का स्क्वायर और q की पावर 3। ये इसका क्या निकल के आया, इसका वो निकल के आया HCF। अब हमसे कहा गया है कि HCF जो है ना बच्चों, इसके बराबर है p की पावर m और q की पावर n, मतलब ये बराबर है p की पावर m और q की पावर n। अब यहां से अगर आप निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, इसको आप कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि भैया p की पावर 2 है, p की पावर m इसके बराबर है। मतलब क्या, मतलब ये कि यहां से देयरफॉर m की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ रही है और n की वैल्यू जो है वो 3 निकल के आ रही है, क्योंकि HCF बराबर इसके दिया गया है और ये HCF हमारा निकल के आया है इसलिए। तो यहां से m और n की वैल्यू हमने पता कर ली। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आती है। अब इसका LCM के ऊपर आ जाओ। आइए इधर से अब हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको सिखा रखा है कि क्या करो, जो जो कॉमन है वो लिख लो, जो जो कॉमन है वो लिख लो। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या क्या कॉमन आया था, p की पावर 2 कॉमन आई थी और q की पावर 3 कॉमन आई थी। कॉमन के बाद जो कुछ भी बचे वो सब लिख दो। तो कॉमन के बाद इनको हटा दो, अब एक p बचा है, एक q बचा है। अब इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई में एक p होगा और एक q होगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो p की पावर 2 और p की पावर 1, p की पावर 3 हो जाएंगी। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इस तरीके से q की पावर 4 हो जाएगी। ये इसका LCM निकल के आ गया। और हमसे ये कह रखा है कि भैया इसका LCM जो है वो इसके बराबर है। किसके बराबर है, ये बराबर है p की पावर r और s की q की पावर s।
क्यू की पावर एस। तो और अब हम इसको अगर कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयर कर लीजिए, पी की पावर आर, पी की पावर 3, इसका मतलब आर की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। इस तरीके से एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमें सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब देखिए सवाल कैसे बनता है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, m प्लस n ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में r प्लस s। हमें चारों की वैल्यू पता है, हमें m और n की वो पता है, 2 और 3। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 प्लस 3, ये हमने कर दिया। यहाँ पर हम कर देंगे 3 प्लस 4, ये हमने कर दिया। 3 और 2 5 होते हैं, और 4 और 3 7 होते हैं, 5 सत्ते 35। तो 35 फाइनली आपका आंसर आपको मिल जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ये है इसका सही जवाब 35। देखा आपने, इस तरीके से आपको इसको करना है। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो भी आपको बता के जाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों सिखाता हूं ना मैं तो आपको। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, आप इसको फैक्टर करके ना निकालें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने की इस कंडीशन में डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आप क्या करेंगे, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन पावर देखेंगे। अब अगर मैं इसमें हाईएस्ट कॉमन पावर देखूं दोनों के अंदर, देखिए यहां पर हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है, यहाँ पर p की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 2 है। अब मैं देखूंगा p की पावर 2 इसके अंदर भी होगी, क्योंकि पावर 3 तो 2 पावर भी तो इसके अंदर होंगी ना, और p की पावर 2 यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से p की पावर 2 हमें एचसीएफ में मिल जाएगा डायरेक्ट ही, बिना फैक्टर करे। फिर आप इसी तरीके से सेम चीज देख लो इधर q में, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, ये 4 पावर में 3 पावर तो खुद समाई हुई है ना, और इधर भी 3 है, तो इसका मतलब q की पावर 3। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एलसीएम भी आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम का तरीका ये है कि आप देख लीजिए हाई जो पावर आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इन दोनों के अंदर p की हाईएस्ट जो है वो 3 है और q की जो है वो 4 है। तो डायरेक्ट यही आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम के अंदर। तो ऐसे एलसीएम निकलता है, ऐसे एचसीएफ निकलता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि भैया जी फैक्टर करके करना हो ऐसे कर लो, डायरेक्ट लिखना हो डायरेक्ट लिख लो, जैसा चाहो वैसे लिख देना। ये इसका पहला सवाल हो चुका है इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्राइम नंबर है तो क्या हो गया। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर जो रूट्स निकल के आएंगे, जो सॉल्यूशन जो हल निकल के आएंगे वो क्या होंगे, वो एज फैक्टर ऑफ p, वो p के फैक्टर होंगे। अब यहां से है खेल समझने का, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। हर बात के अंदर कुछ मीनिंग, कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है, इतनी बात हमसे कही गई है। p क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 23, मैंने लिखा 7, ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की खासियत होती है कि वो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब इसको अगर हम डिवाइड करना तो 13 खुद से होगा 13 से या 1 से होगा। ऐसे ही सेम 23 का भी हाल है, सेम यही हाल 7 का भी है कि भैया खुद से कटूंगा या 1 से कटूंगा, मैं नहीं डिवाइड होऊंगा किसी और से, ये है इनकी शर्त। तो इसका मतलब अगर मैं p के प्राइम फैक्टर करूं, अगर मैं p के करूं तो p क्योंकि एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब p एक तो खुद p से डिवाइड होगा और किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा। इसका मतलब ये इसके फैक्टर आ जाएंगे p और 1। और हमसे ये कहा जा रहा है कि इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p, जो p के फैक्टर है ना यही इसके रूट्स हैं। मतलब यही वो 2 हल हैं, एक को हम अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, एक को हम बीटा कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, ये इसके रूट्स निकल के आ गए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, आपका भी अपना भी। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, एक्स के साथ सम ऑफ रूट लिखो माइनस में, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपके टीचर ने ऐसा नहीं बताया तो ऐसे बताया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब वही सम ऑफ रूट जो रूट हमारे आए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस सिंपल एज इट ये लिखनी है, आधा काम आपका यहाँ पर हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे रूट है क्या है p प्लस 1, तो यहाँ पर p प्लस 1 x के साथ आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो p एकम p, ये आ गई आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। देख लो कौन सा ऑप्शन सेम दिखाई दे रहा है आपको, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये रहा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस एक्स प्लस p, तो ये हमारा आ गया। तो यही इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी पे आप टिक कर देंगे, अपना गोला भर देंगे और जो भी करना है कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितनी आसान है मैथमेटिक्स से, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए फटाफट से आगे के सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर से ही एक और सवाल, तो इसके अंदर से हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम, दोनों में सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए समझते हैं। सवाल है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद है, उसके अल्फा और बीटा 2 सॉल्यूशन है,
दो रूट्स हैं, दो हल हैं, और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। क्या है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर px का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये है वो बहुपद। अब यहाँ पर हमसे एक कंडीशन दी गई है, हमें क्या कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है कि अल्फा प्लस बीटा जो मतलब सम ऑफ रूट जो है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। देन p इज, तो p की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का मान ज्ञात करना, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें, निकालते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आपको साथ साथ, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, तो हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। जैसे कि a की जगह पर क्या है p, तो a की वैल्यू आ जाएगी p, ठीक है जी। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है -2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएंगे, c की जगह पर है 3p, पूरा का पूरा ये, क्योंकि ये पूरा ही का हमारा c होता है, तो c की जगह पर है 3p। ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब एक कंडीशन दी गई कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा है, तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो आंसर है वो रखते हैं। अब कैसे रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा पॉलिनोमियल जब मैंने पढ़ाया था बता रखा था कि सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है c/a। ठीक है जी। छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से सवाल आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर दोनों के नीचे क्योंकि a और a है, तो भैया हम यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे नीचे था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर ये सिर्फ इतना बचेगा, कितना बचेगा, -b इक्वल टू -c, कि -b बराबर -c है। अब -b क्या है, यहाँ से वैल्यू रख दो, तो माइनस का मैं माइनस लगाऊंगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2 है, तो इस तरीके से एक माइनस बाहर ये वाला, और फिर b की वैल्यू वाला माइनस अंदर आ जाएगा। और c क्या है, c जो है वो 3p है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3p, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ आपको पता है कि जब भी इक्वल के दूसरी साइड आएगी तो कहाँ चली जाएगी, तो नीचे डिवाइड में चली जाएगी। तो बेसिकली यहाँ से हम इस p को वहीं छोड़कर इसको 3 को नीचे लिया है, तो p की वैल्यू निकल के आ गई है 2/3। सिंपल है, कितना आसान सवाल था, यहाँ पर हमने इसको भी कर डाला है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 2/3, या आ गया आपका 2/3। ठीक है जी, इसको हम आंसर टिक कर देंगे। देखिए माइनस का 2/3 था, ये क्यों था, ऐसे दे दिया नहीं। बहुत से बच्चे यहाँ क्या करते, -b की वैल्यू -2 है तो वो सिर्फ एक ही बार माइनस रखते, और ऐसा करने से माइनस का 2 आंसर आता, वो इस पर लगा देते, और उनको ऐसा लगता कि उन्होंने सही करा है, लेकिन असल में सवाल गलत होता और उनका नंबर कटता। फिर वो पहले तो खुश होते कि मैंने तो सही करके आया हूँ, जब नंबर कटते बाद में सोचते यार ये कहाँ कट गए नंबर, मैंने तो सही करा था, तो ये नंबर यहाँ कटते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, जो कि मैं आपको बीच में बताता हुआ चल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि मैं आपको गलतियाँ कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ पे बचना है, कैसे जाना है, सब कुछ बताता रहूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अगला चैप्टर आपका है, उसके अंदर से अब सवाल आपको देखने को मिल रहा है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो समीकरण आपको दी गई हैं, एक ये रही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी, और एक ये इतनी लंबी चौड़ी सी, जिसके अंदर आपको के दिखाई दे रहा है, और आपसे कहा गया है कि इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट क्या वाला है आपको मैंने बता रखा है, तो फिर हमें के की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर जो के दिख रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, जब मैंने आपको चैप्टर फुल चैप्टर इस सेशन के लिए पढ़ाया था, मैंने आपको सारी बातें बताई थी, पूरी एक टेबल बनवा दी थी, सब कुछ बता दिया था। इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन है वो होती है पैरेलल लाइंस की, मतलब जब दो लाइन बनेंगी, हर एक इक्वेशन की एक सीधी लाइन बनती है, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर दो लाइन ऐसे बनेंगी पैरेलल, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होंगी, कटेंगी ही नहीं। जब एक दूसरे को वो काटेंगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन होता है। तो इसकी पहचान होती है इनकंसिस्टेंट की, क्या पहचान होती है कि a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, बट ये b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं होगा। ये आपकी कंडीशन होती है, मैंने आपको लिखवा के बता भी रखी थी। तो सिंपल एज दैट, जो दो चीजें बराबर हैं उनको बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा। ऐसे आपको करना है, तो आइए करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अब a1/a2, तो इसमें a1 होगा ये x के साथ वाला, ठीक है जी, पहला इसका x के साथ वाला और इसका x के साथ वाला, ये उठा लो। तो a1/a2 हम देखेंगे तो 3 अपॉन, इधर 3 है x के साथ, इधर क्या है x के साथ
2k-1 ये पूरा x के साथ है इक्वल टू, मैं सिर्फ इतना पार्ट ले रहा हूं जो इक्वल है, ठीक है, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर b1/b2 क्या था, y के साथ वाला, तो यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 कंसीडर करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 कंसीडर कर लिया b2। अब y के साथ यहाँ पर है k-1, तो यहाँ पर k-1 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे इसीलिए हमने इन दोनों को लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की होगी k-1 में, तो 3 की पहले k में होगी जो 3k हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 की 1 में होगी 3 × 3 हो जाएगा, इक्वल का निशान लगाएंगे। इस पूरे की 1 में होगी तो 1 में होगी तो नंबर ये का यही रहेगा। मैंने एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में, याद करो। अच्छा, 1 भी कुछ कहता है, 1 कहता है मैं तेरे जैसा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, 1 उस जैसा बन जाएगा। तो 1 क्या कहेगा, मैं तेरे जैसा, और 0 क्या कहेगा, तू मेरे जैसा। ठीक है जी, तो 2k कम 2k हो जाएगा, माइनस का माइनस और 1 1 1 ही आपका रहेगा। के वाले एक तरफ करो, नंबर एक तरफ करो, तो यहाँ पर 3k ऑलरेडी है, ये वाला 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, ये ले आया, इधर ऑलरेडी 1 पढ़ा हुआ था माइनस का, ये वाला माइनस का 3 जब उधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k गए, 3k थे 2k चले गए, 1k बचा, मतलब खाली k बचा सिंगल के, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो k की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी आपका ये रहा, k की वैल्यू 2 है। मैं यहाँ पर सब कुछ हटा देता हूँ, सिर्फ इसको मैं गोला भर के इस तरीके से राइट लगा देता हूँ, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। देखा आपने, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वीडियो देख रखी है, कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, कुछ भी चीज़ें हलवा नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है, सब आपके लिए हलवा है। आइए फटाफट से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब एक और सवाल है जो कि मजेदार है, जहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सवाल लिखा हुआ है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम है PQRS, तो पहले इसको बना लेते हैं, तो ये आ गया पैरेललोग्राम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे कि P के पॉइंट्स ये हैं, Q के ये हैं, R के ये हैं। इसका मतलब ये है कि यह पैरेललोग्राम एक ग्राफ पेपर के ऊपर, एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बना हुआ है, हमें इसलिए पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फाइंड द 4th वर्टेक्स S, अब हमें चौथा पॉइंट इसका निकालना है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो जो हमें दे रखे हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। P के जो पॉइंट है वो है 3 और 4, ये दे रखे हैं। P के बाद आ जाएंगे Q के ऊपर, ये मैं Q पे आ गया यहाँ पे -2 और 3। उसके बाद आ जाएंगे R के ऊपर, जो कि पॉइंट दे रखे हैं आपके -3 और 2, और अच्छा दोनों माइनस के हैं, -3 -2, और हमें S के पॉइंट निकालने हैं। अब नहीं पता तो X और Y मान लीजिए, क्योंकि X कोऑर्डिनेट का पहला होता है, Y कोऑर्डिनेट का दूसरा होता है, इसलिए मैंने X और Y इसको मान लिया। तो आप लिख भी देना, लेट X एंड Y बी द पॉइंट या बी द वर्टेक्स ऑफ S। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सोचने वाली एक बात यह है कि हम क्या करें, कैसे निकालें। तो एक थ्योरम याद आ रही है, मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे यूज करेंगे उसका आइए बताता हूँ। इसको और इसको मैं यहाँ पर मिला दूंगा, ये मैंने मिला दिया, इसको अच्छा मिला के छोड़ दो इसको, हाँ जी। अब यहाँ से इन दोनों वर्टेक्स को, आमने सामने वाले पॉइंट को, किनारों को हम यहाँ पर मिला देंगे, ये मैंने मिला दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि बीचों बीच में इन दोनों, इसने डायगोनल्स बोल सकते हैं इसको आप, दोनों ने एक जगह पर कट किया है, ये है इसका मिड पॉइंट, मतलब बीचों बीच का पॉइंट हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इसको हाफ हाफ बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा काट रहा है, और इसको भी आधा आधा काट रहा है, इसलिए ये दोनों का मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे, या फिर मिड पॉइंट जो है ये कैसे निकाला जाता है। मिड पॉइंट निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको x का निकालना है तो दोनों साइड के जो पॉइंट्स होते हैं x1 प्लस y1, उन दोनों को जोड़ के, y1 कह रहा हूँ, x1 x2 दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और y का निकालना है तो y1 प्लस y2 करके इसका आधा कर दो। बेसिकली एवरेज निकालना है भैया जी। एवरेज क्या था, बीच का पॉइंट कैसे निकलता है भैया, इसको लो दोनों को जोड़ को आधा कर तो बीच का एवरेज आ जाता है। तो बेसिकली हम इनको एवरेज निकालना, और एवरेज का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं बीचों बीच का पॉइंट। तो ऐसे ही अगर हम इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे तो इनके बीच का पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं P और R का आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, अब P एंड R का कैसे निकालेंगे, तो P की बात पहले, तो P का x1 लो और R का भी x2 लो, तो इनके हमने इनको पॉइंट्स को x1 और x2 मान लिया। तो P का x1 क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3
प्लस x2 क्या है, r का है, r वाला, ठीक है जी। यहाँ पर अभी है -3, तो यहाँ पर ये -3 इस तरीके से आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों के y के पॉइंट ले लो, तो 4 -2, तो 4 माइनस, और यहाँ पर ये भी माइनस का है तो -2 इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तो प्लस का है ना हमारे पास फॉर्मूले में, तो ये प्लस का लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारा इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होगी तो 3 -3 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, यहाँ पर माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगी तो 4 -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपका 0 आ जाएगा, 0/2, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और उस 2 को जब हम इस 2 से काटेंगे इस तरीके से आपका बेसिकली बन जाएगा। तो यहाँ पर जब 0 ऊपर है तो ये तो 0 ही आएगा आपका सोल्व होके, और यहाँ पर 2 1 2, तो इस तरीके से 0 और 1 आ गए। तो ये आपका निकल के आ गया मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मतलब पी आर का जो मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों का जो बीचों बीच का ये पॉइंट है, ये कितना निकल के आया, 0 और 1, ये इस तरीके से निकल के आ चुका है। ऑल राइट, अब यहाँ से हमें पता चल गया मिड पॉइंट। अब यही मिड पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं जब हम इन दोनों का निकालेंगे जब भी यही आएगा, भैया दोनों का मिड पॉइंट एक ही तो है ना, तो अगर हम इन दोनों का निकालेंगे तब भी यही आएगा, लेकिन इनका हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू ही नहीं पता x और y है। अब क्योंकि हम निकाल नहीं पाएंगे तो उस वैल्यू को हम इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वल रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसको करेंगे। तो आइए, हमने इनके निकाल लिया, अब इसका निकालेंगे q और s का। तो इसको मैं काम करता हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ से साइड में कर देता हूँ, बल्कि छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा करके मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ये हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं किसका मिड पॉइंट, यहाँ पर Q और S का, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट ऑफ Q एंड S तो वही रहेगा x1/x2। अब q की बात पहले, तो q का x जो होगा वो x1 होगा, s की बात बाद में होगी, तो x का जो x होगा, x वाला कोऑर्डिनेट वो x2 होगा। तो -2 + 2x, ठीक है, प्लस x इस तरीके से लिखा जाएगा, -2 + x डिवाइडेड बाय 2, या आपका इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए 3 + y, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, ये इसके मिड पॉइंट निकल के आते हैं। अब ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, दोनों बराबर हैं, तो x के बराबर x वाला रखो, y के बराबर y वाला रखो, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अब वाइट से करता हूँ। नाउ ऑन कंपेयरिंग, वही आप कंपेयर करेंगे, भैया ये भी x का पॉइंट, ये भी x का पॉइंट, मिड पॉइंट तो दोनों का एक ही है ना, तो एक ही चीज़ है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो -2 + x डिवाइडेड बाय 2 = 0, ये 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि x का 0 आया था। और फिर ये जो इधर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 0 की 2 से होगी तो 2 तो खत्म हो जाएगा, नीचे से 0 रह जाएगा, तो ये -2 + x = 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसकी देख लीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + y = 2 हो जाएगा, और 3 प्लस का है उधर जाके -3 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, -3, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। तो इस तरीके से x और y दोनों निकल के आ गए। क्या निकल के आए, ये निकल के आए आपके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या निकल के आया, 2 और -1, तो 2 और -1, ये है इसके पॉइंट। क्या ऑप्शन है कोई सा ऐसा, देख लीजिए ज़रा एक बार। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी ये रहा, 2 और -1, यही हमारा सही आंसर है। तो अगर आपको मिड पॉइंट वाला तरीका पता था, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ से वो थोड़ा तो लंबे होंगे सवाल, 1 नंबर का ही सवाल है, लेकिन काम कितना करवाया जा रहा है आपसे, आप ये देख लीजिए। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड मैथ्स का फ़र्क बेसिक मैथ्स से। तो ये सवाल नोट कर लेना, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल है, सिमिलर है, मैंने आपके लिए बना ली ऑलरेडी। ABC ये आ गया, PQR ये आ गया, दिखने में एक जैसे हैं, साइज अलग अलग है, तो सिमिलर है। हमसे आगे कहा गया है AM एंड PN आर अल्टीट्यूड्स। तो ये जो AM इसकी खड़ी साइड, ये PN इसकी बेसिकली हाइट, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, ये इन दोनों का दिया गया है। अब हमें कंडीशन दी गई है आगे, ये आप देख सकते हैं। कंडीशन ये है कि AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है, रेशो को आप बटे में लिख सकते हैं, ये आपका है 4/9, इस तरीके से। अब अगर मैं साइड का निकालूं खाली, तो स्क्वायर है ना, खाली मैं साइड का निकालना चाहूं तो AB अपॉन PQ का क्या आएगा, ये जो स्क्वायर है ये हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो जब मैं इसका 4 और 9 का रूट निकालूंगा तो 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट जो है वो 3 होता है। तो ये आ जाएगा इनकी साइड का रेशो, मतलब AB अपॉन PQ, मतलब AB का और PQ का जो रेशो है वो 2:3 या फिर 2/3 इनका रेशो आ रहा है। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनका जो रेशो है वो बराबर रहने वाला है, ठीक है। जो रेशो इस साइड का होगा वही रेशो उधर की साइड का होगा, वही रेशो नीचे की साइड का होगा, और उसी रेशो में इनके ये एल्टीट्यूड्स भी होंगे, ठीक है जी। रेशो आपका यही रहने वाला है। निकालना क्या है वो भी तो देख लो। तो निकालना है हमें, ये क्या निकालना है, AM
रेशो पी एन, ठीक है जी, ये हमें निकालना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AM अपॉन PN। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भैया ये जो साइड का रेशो है यही सेम रेशो में बाकी चीज़ें भी रहने वाली हैं, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में यही होता है भैया, रेशो सेम होता है, छोटे बड़े हो सकते हैं बट सेम रेशो में फिगर जो होगी वो छोटी या बड़ी होगी। तो इसीलिए इसका रेशो भी क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है 2/3 या 2:3, ठीक है जी, 2:3 आप बोल दो या 2/3 आप बोल दो, एक ही बात है। अच्छा PN अगर बाद में है इसमें, इसीलिए हमने बाद में लिया है ये वाला, ये ध्यान रखना, अगर पहले होता तो पहले लेते, तो ये कंफ्यूजन आप क्रिएट ना करना अपने माइंड के अंदर आएगी जी। तो क्या है ऑप्शन हमारा 2:3 दिख रहा है आपको, ये रहा 2:3। देखिए 3:2 भी है उधर, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि पहले क्या है, जो पहले है वो पहले लिखो, जो बाद में वो बाद में लिखो। इस तरीके से सिंपल सा सवाल था, देख के ही आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये देखते इसका रूट निकाला, जो रूट निकाला है वही आपका बाकी का सबका रेशो रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट बिना रुके। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर से लिया गया है। यहाँ पर अब क्या सवाल है देखिए, करवाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है x tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई में है cos 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा बराबर है किसके बराबर है, sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, देन x क्या है, x की वैल्यू क्या है आपको बताना है। तो x चाहिए हमें, तो x के साथ जो कुछ भी सबको काट पीट के खत्म करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इनको सबको काटना है। तो कैसे काट सकते हैं, आइए काटते हैं। तो x tan 60 यही छोड़ूंगा मैं, इधर रहेगा। अब ये जो cos 60 है मल्टीप्लाई में था ना, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको डिवाइड में लेकर आ जाऊँगा cos 60 डिग्री, ठीक है। वो मल्टीप्लाई में हमारे पास ये cot 60 तो चल ही रहा था इधर। अब साइन बाय कोस क्या होता है, tan होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो इधर tan 60 हो जाएगा, ये आपका tan 60 हो जाएगा, ये आपका cot 60 हो जाएगा। ये लो जी, अब एक tan 60 इधर है मल्टीप्लाई में, एक tan 60 इधर है मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसी वजह से हम इधर से इधर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया, तो हमारे पास x रह गया कितना, cot 60 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल के आ चुकी है cot 60 डिग्री। अब ऑप्शन देख लो, अरे ऑप्शन में तो cot 60 डिग्री है ही नहीं, तो क्या हमारा जवाब गलत है, नहीं गलत नहीं है, जवाब सही है। अगर आपको ऑप्शन ना दिए होते, आप इतना भी करके आ जाते, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब ये वैल्यू कैसे ला सकते हैं, देखिए सोचना है थोड़ा सा। अब अगर मैं इसको सोचूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, cot 90 माइनस थीटा। अगर मैं 90 में से 30 माइनस कर दूँ, 90 में से 30 माइनस कर दूँ तो 60 बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये हो गया cos 90 cot 90 माइनस थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और थीटा क्या है यहाँ पर अब 30 है। तो इसका मतलब cot 60 tan 30 के बराबर होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम tan 30 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो tan 30 यहाँ पर हमें दिख रही है ऑप्शन में, हाँ जी दिख रही है, ये रही ऑप्शन नंबर बी पे, यहाँ पे दिखाएगा, ये रहा ऑप्शन बी tan 30। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, चौंकना नहीं है कि सर ये क्या हो गया, हमारी वैल्यू अलग आ गई। तो आप 90 माइनस थीटा कर सकते हो, या आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प ले सकते हो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये रही, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो cot 60 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू सेम ही है, इसका मतलब एक ही बात है, ये लिख दो या ये लिख दो। इस तरीके से हमने ये सवाल भी ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से ही एक और सवाल। ट्रिग्नोमेट्री बड़े खेलने की चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है मुझे इसके साथ खेलने में, आप भी ये खेल वाला मज़ा लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा √2 के बराबर है। तो आइए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा जो है वो √2 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, क्या निकालना है जी, हमें निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है साइन और कोस में, तो हम इसको भी साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर tan जो होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और cot जो होता है वो इसका उल्टा होता है, मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से, ठीक है, कोस बाय साइन। ये हो गया, इनका नीचे एलसीएम लूंगा मैं, तो साइन थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा आपका कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 6 होते हैं, 3 दूनी भी 6 होते हैं, तो साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, साइन की साइड में हो जाएगी तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस की कोस में हो जाएगी तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले से ही साइन और कोस की फॉर्म में लिख दिया है।
चलिए जी, अब आ गई बात, अब इधर शुरू करते हैं। अब मुझे क्या लाना है, साइन और कोस लाना है। तो कैसे मैं ला सकता हूँ, मल्टीप्लाई में लाना है। तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या कुछ क्या कर सकते हैं, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इधर आपका हो जाएगा ये पूरे का स्क्वायर करेंगे हम, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे सोचो, कैसे सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे सोचो। अब ये तो एक फॉर्मूला है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है कैसे खुलता है। ये खुलता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही तो खुलता है ना ये। तो इस तरीके से इसको खोलेंगे। अब a की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका हो जाएगा 2a इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखा आपने, मल्टीप्लाई में आ गया ना ये जो हमें लाना था, इसलिए हमने इसको ऐसे खोल दिया है। और इधर √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो खाली हमारे पास 2 रह जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर था, तो इस पूरे की जगह पर 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब ये जो 1 है नंबर को नंबर की तरफ फेंको, ठीक है, अगला करो इसको। चलो भाई यहाँ से निकल लो फटाफट से तुम, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस वाली चीज़ इधर आके माइनस की हो जाएगी, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको भी यहाँ से, ठीक है जी, 2s को नहीं 2 को, तो इस 2 को उठाइए यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ चुका है। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, हमें यही तो चाहिए थी। अब इसको इधर रख दो, तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1/2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये आपकी आ गई नीचे इसकी जगह पर। अब ऊपर तो 1 है ही, इसकी जगह पर नीचे आ जाएगा 1/2। जब बटे की बटा होती है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुँच जाती है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2/1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सब कुछ सॉल्व करके 2 आपका आ चुका है, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका आ गया। देखा आपने, क्या मज़ेदार चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। अगर खेलना आपने सीख लिया तो आपको मज़ा आएगा ये चीज़ें करने में। इसको इधर से उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, इसको काट दे, इसको ये कर दे, इसको वो कर दे, एकदम कुंफू मास्टर बन जाओगे आप मैथ्स के अंदर। चलिए जी, मज़ा आ रहा होगा आपको भी, उम्मीद करता हूँ। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है ये सवाल करवाने में। आगे भी हम सवाल करते रहेंगे, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया भैया जी, इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब एजुकेशनल टीचिंग चैनल है डियर सर, 13 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर के साथ। तो आप भी इस फैमिली का पार्ट बने, करोड़ों लोगों का हिस्सा बने, इसको सब्सक्राइब करके। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर हम करने जा रहे हैं। ट्राइंगल यहां पर आपको दिख रहा है। इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति के अंदर क्या है, DE पैरेलल BC है। ये जो DE है ये इसके BC के पैरेलल है, ये हमको कहा गया है। AE बराबर A यूनिट, मतलब A से लेकर E तक जो है ये A यूनिट है इसकी लंबाई। इस तरीके से EC बराबर जो है ये आपका B यूनिट दे रखा है। DE जो है ये रहा, ये आपका X दे रखा है, और BC जो है ये वाला आपका Y दे रखा है। सबके हमने निशान लगा लिए है जो जो दे रखा था। क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इन ऑप्शंस में से चारों में से कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। अब आइए करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर आप नजर मारे, एक तो ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ADE, और एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है पूरा, जिसको आप ट्राइंगल ABC बोल सकते हैं। मैंने अलग अलग कलर से दोनों हाईलाइट कर दिए हैं। अब देखिए यहां पर इन दोनों ट्राइंगल की ना जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमें दे रखी है। जैसे कि ADE की DE दे रखी है, इसकी BC दे रखी है, मतलब X और Y हमें दे रखा है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, यहाँ पर सिमिलर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लिखेंगे। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC के अंदर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं, क्योंकि उनका रेशो जो है बराबर होता है अगर वो सिमिलर होंगे, क्योंकि ये सिमिलर ही है, एक जैसे ही साइड्स का इनका फर्क है, छोटे बड़े हैं बस। तो इसी का फायदा उठाते हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे X/Y। हमने दोनों की ये वाली साइड्स का रेशो लिया, ठीक है जी, इसका रेशो, इसका रेशो। ऐसे ही इधर वाली साइड का रेशो ले लेंगे, इसको हम बराबर लिख देंगे। इसकी छोटे वाले की साइड तो A हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और बड़े की AC है पूरी, A से लेकर C तक, मतलब पूरी A प्लस B, तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी A प्लस B। इस तरीके से हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को लिख लिया है जो हमें गिवन था। कुछ नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, X की मल्टीप्लाई हो जाएगी A प्लस B से, ये मैंने कर दी, और इधर A की हो जाएगी Y में, तो ये AY हो जाएगा। अब X को मैं यहीं रहने दूंगा, AY इधर ऑलरेडी है, और ये जो A प्लस B मल्टीप्लाई में था X
के साथ मल्टीप्लाई वाली चीज़ नीचे आ जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी। अब देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी ये रहा, x बराबर ए वाई अपॉन ए प्लस बी। तो ये वाली बात जो है वो सही है। किसकी हेल्प ली है हमने यहाँ पर? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रख के। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। तो सिमिलरिटी आपको पता है, सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी जो साइड्स होती हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो बराबर होता है। ये बात, ये थ्योरम हमें पता थी, उसी का फायदा उठाते हुए हमने ये सवाल कर लिया। अब ये क्या, इसके जैसा कोई भी सवाल आ जाए यही चीज का फायदा उठाना है आपको। आगे और भी सवाल है, करवाता हूं अभी। अगले सवाल में है एक ट्रपेजियम, ABCD इज अ ट्रपेजियम विद AD पैरेलल BC। एक कंडीशन दी गई तो पहले ट्रपेजियम बनाएंगे। ट्रपेजियम की पहचान आपको पता होनी चाहिए कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये और ये साइड पैरेलल बना दी, ये दोनों पैरेलल नहीं बनाई। आइए इनका नामकरण करते हैं, और नाम ऐसे रखने हैं कि ये कंडीशन जो हमारी है ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, AD पैरेलल BC वाली। तो यहाँ पर मैं A लूंगा, इस वाले पॉइंट को मैंने A नाम बोला, इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको मैंने C नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने D नाम दे दिया। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, AD पैरेलल BC, तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एंड AD बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो AD लाइन है इसकी ये साइड जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है। इफ द डायगोनल्स AC एंड BD, इसके डायगोनल्स भी है तो आइए बना देते हैं, मिला देते हैं। तो डायगोनल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से, बल्कि मैं एक लाइन ही ले लेता हूँ ताकि और अच्छी से हमारी फिगर बनेगी, साफ सुथरी सी। तो इस पॉइंट को मैंने मिला दिया इस पॉइंट से, ये आपका आ गया AC और ये आपका आ गया BD। ठीक है जी, ये इसके डायगोनल हो गए AC एंड BD। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं पॉइंट O पर। ये लीजिए जी। अब आगे हमें कंडीशन दी गई, क्या कंडीशन दी गई है? AO बटा OC। यहाँ पर लिखता हूँ मैं AO अपॉन OC जो है वो बराबर है DO अपॉन OB के, और ये दोनों बराबर है 1/2। मतलब इनका जो रेशियो है वो 1/2 है। मतलब ये साइड आधी है इस साइड की। आइए देखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ ऐसे हो सकती है। AO कहाँ पर है? AO आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो AO जो है वो 1 है और OC जो है वो 2 है। ये बात हमसे कही गई है रेशियो के अंदर। इसी तरीके से कहा गया है कि DO जो है वो ये है, ये यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर 2 है, वो दोनों 1/2 का रेशियो चल रहा है। मतलब ये साइड आधी है इसकी, ये 2 है, ये 1 है। ऐसे आप समझ सकते हैं भैया ये वाली डबल है, ये वाली डबल है। अगर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं तो इसके कोरस में कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी, और इसके कोरस में ये वाली आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है? देन BC। तो हमें ये BC साइड बतानी है। अब देख के ही आप बता दोगे, आंसर आपके सामने रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है देखिए, ये साइड आधी है इसकी, मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड कैसी है भाई? डबल है इसकी। अगर इसका कंपेयर करें दोनों का तो ये इसकी डबल है। तो जाहिर सी बात है, अब तीसरी साइड कौन सी बचती है छोटे ट्राइंगल में? और अगर हम इस बड़े ट्राइंगल में बात करें तो इसकी तीसरी साइड बचती है ये AD और इसकी बचती है ये BC। अब क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर डबल का मार्जिन चल रहा है भैया, इसकी जो साइड है उससे डबल इसकी साइड है, तो अगर ये 4 है तो ये कितनी होगी? यस, ये 8 होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। आप इसको देख के ही इसका आंसर बता देंगे, 8 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C 8 सेंटीमीटर पे आप टिक कर देंगे, सही आंसर लगा देंगे। तो देखा आपने, सिर्फ ये देख के ही हमने यहाँ पर देख लिया भाई कौन सी साइड किससे क्या रिश्ता है। अगर आधे और डबल का रिश्ता है तो हमने उसी रिश्ते का यूज़ करते हुए यहाँ पर बता दिया। अगर हमें ये पता होती तो हम आधा करके ये निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पर सबकी आधी आधी साइड इस ट्राइंगल की हो रही है आधी, इसलिए 8 की आधी 4 इसकी होगी। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो अगर आपको रेशो पता है, रेशो का मतलब पता है, उनसे खेलना जानते हो, फिर ट्रेपेजियम आ जाए, ट्राइंगल आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रोम्बुस आ जाए, कुछ भी आ जाए, पैरेललोग्राम आ जाए, आप सारे सवाल सही करके आने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर्कल चैप्टर के अंदर से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। इफ टू टेंजेंट्स, अगर दो स्पर्श रेखाएं इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एक कोण बना रही हैं, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उस पर। तो आइए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सर्कल। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, ये इसकी रेडियस आ गई है। ऑलराइट, ये सब लिख दिया। ये आपकी 3 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से इसके ऊपर से दो क्या है, 2 टेंजेंट्स बन रही हैं। तो आइए टेंजेंट्स भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ टेंजेंट बनाना। एक टेंजेंट आपकी ये आ गई लेट्स सपोज, और दूसरी टेंजेंट जो है वो ये आ गई। दोनों यहाँ पर एक दूसरे पे यहाँ पर इस तरह से टच हो रही हैं, मिल रही हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रही है मिलके?
है 60 डिग्री का, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये कितना है बच्चों, ये है आपका, कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूँ 60 डिग्री का, इस तरह से है। अब आपको ये तो पता ही है, क्या पता है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस से हमेशा क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, सेम यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। टेंजेंट हमेशा रेडियस से क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है। अब हमें निकालना क्या है, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तो टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा कितनी लंबी है ये हमको बताना है। मतलब बेसिकली हमको ये बताना है, इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, दोनों सेम है, बराबर होंगी, तो किसी भी एक साइड से आप निकाल सकते हो। आइए पहले इनके नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, इसका सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। ऑलराइट, अब कैसे निकाल सकते हैं, देखिए रेडियस से सीधी लाइन पहले मिला दीजिए ताकि हमें एक ट्राइंगल मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाने के लिए इस लाइन को यहाँ से मैं इस तरह से डॉट डॉट करता हुआ सीधा मिला दूंगा, ठीक है, सीधी आएगी बेसिकली जब आप सही से बनाएंगे तो, ठीक है। अब ऐसी लाइन बनाने से क्या हुआ, इस लाइन बनाने से ये हुआ कि ये जो हमारा 60 डिग्री का एंगल था ये आधा आधा बढ़ गया, मतलब 30 ऊपर 30 नीचे। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ अब इतने एंगल की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बन चुका है, कौन सा ट्राइंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री का उसके अंदर एक एंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB के अंदर। आइए लिखते हैं अब, इन ट्राइंगल AOB के अंदर हमें क्या पता है और क्या निकाल है। देखिए हमें ये AO पता है क्योंकि ये क्या है, ये तो इसकी रेडियस है, तो ये तो 3 सेंटीमीटर की है। अब हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता चल गया, हमें AB निकालना है, स्पर्श रेखा टेंजेंट तो AB है ना, ये निकालनी है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी कि एंगल जो हमारा थीटा होता है उसके जस्ट सामने क्या होता है, उसके जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर। मतलब हमें इसका एक तो P पता है परपेंडिकुलर, और हमें क्या निकालना है, हमें ये पूरा निकालना है। और ये क्या है, ये इसका बेस है, इसका आधार है। जी हाँ, हाइपोटेनस ने मत समझना, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस ये होगी सबसे लंबी भुजा जो इसकी ये वाली होगी OB। अब क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस तरीके से जो बचा वो आपका हाइपोटेनस है। तो हमें P/B ये क्या होता है, tan थीटा होता है। यस, tan थीटा की हेल्प लेंगे और यहाँ पर हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल इसके अंदर हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भैया, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। अब tan कितने डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका, AO लिख दो, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दो जो कि है आपकी 3 यूनिट, और यहाँ पर AB हमें पता ही नहीं है तो AB का हम AB लिखा रहने देंगे। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेबल के अंदर से आप ये लिख देंगे, और 3/AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB एकम AB हो जाएगा और 3 की √3 में हो जाएगी तो 3√3 आपका आंसर आ जाएगा। AB क्या थी, AB ही तो वो टेंजेंट थी, तो इसका मतलब टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल के आ गई है 3√3। आप 3√3 पे आंसर लगा देंगे जो कि आपका ऑप्शन D है। तो इस तरीके से छोटा सा सवाल था, आसान सा ही था। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मैथ बहुत आसान हार्ड होती है स्टैंडर्ड मैथ की, नहीं, थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है और वो भी हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बस सोचने का सारा खेल है। ये आपका टेंजेंट वाला सवाल हो चुका है। आइए आगे के सवाल करवाता हूँ। अब अगला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, द एरिया ऑफ द सर्कल, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, जो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ हो और स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। आइए बनाते हैं। तो हमसे कहा गया है कि एक है स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर बना लेंगे हम, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, कुछ इस टाइप से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर इंस्क्राइब्ड का मतलब है इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और इसको इसके अंदर लाएंगे, बिल्कुल साइड से साइड मिलाकर, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना है। इंस्क्राइब्ड का मतलब यही है कि साइड से साइड जो है वो मिली हुई रहेंगी जब भी वो इंस्क्राइब्ड होगा पूरा। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम। तो ये आ गया है स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड हुआ, मतलब सारी साइड उसकी चारों तरफ से मिली हुई है। इस तरीके से कुछ बनाना है आपको। ऑलराइट, अब यहाँ पे कहा गया है कि स्क्वायर की साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड है स्क्वायर की ये वाली, ये 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 6 सेंटीमीटर है, अगर हम इसके बीचों बीच देखेंगे तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर आएगा, और ये बीचों बीच वाली क्या होगी, ये हमारे वृत्त का व्यास होगा, मतलब सर्कल का डायमीटर होगा। अब डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं रेडियस मानूँ यहाँ से यहाँ तक आधी कर दूंगा
तो 3 सेंटीमीटर हमारी रेडियस त्रिज्या निकल के आ जाएगी। सब कुछ पता है, आपको दिक्कत की बात ही नहीं। एरिया निकालना है तो हम निकाल देंगे भैया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है आपका सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7। अच्छा 22/7 भी हमें खोलना नहीं है क्योंकि पाई में ही सारे ऑप्शन हैं, तो पाई का पाई ही हम लिखा रहने देंगे। पाई का पाई रहने दिया। रेडियस कितनी थी? 3 थी, 3 का स्क्वायर हम कर देंगे, जो 3 3 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सवाल था, बिल्कुल बेसिक मैथ जैसा ही सवाल था, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट आपको कोई कॉन्सेप्ट या रूल नहीं लगाना था। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। अब ये है कुछ सवाल स्टैंडर्ड लेवल का, जिसको मैं कहूंगा हाँ वाकई में ये स्टैंडर्ड मैथ के हिसाब से लंबा तगड़ा चौड़ा सवाल है। देखिए समझिए, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, हमें लंबाई दे रखी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जोड़। किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है? एक क्यूबॉइड की, एक घनाभ की। हमें दे रखी है 6√3, मतलब हमें दे रखा है कि L प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच जो है वो बराबर है 6√3 के, ये हमें दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और इसके डायगोनल की लंबाई जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो दे रखी है, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब ये क्यूबॉइड की बात हो रही है, रेक्टेंगल मत समझना, क्यूबॉइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब थोड़ा सा अलग इसमें चीज़ है। लेंथ ऑफ डायगोनल जो है आपकी वो कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2√3, तो 2√3 आपको ये दे रखी है। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब? क्या निकालना है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसके? क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का, जो होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए हमें L भी पता हो, B भी पता हो, H भी पता हो, अलग अलग पता हो, फिर मल्टीप्लाई करके फिर आंसर हम लाएंगे। बट ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते, तो फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा ये। क्यों? क्योंकि हमें तीनों का सम एक साथ दे रखा है और फिर कुछ और दिया ही नहीं, फिर सिर्फ लेंथ ऑफ डायगोनल हमको दे दिया। अब क्या करना है, कैसे करना है, सोचना पड़ेगा। आइए करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर क्यूबॉइड की फॉर्म में लेंथ ऑफ डायगोनल आपका आता है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट। ये होता है आपका लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला इसमें नई चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लेना, कि अलग से लिख लेना स्टार बना करके, लेंथ ऑफ डायगोनल किसी सवाल में आ जाए तो ये फॉर्मूला हमको लगाना है निकालने के लिए डायगोनल की लंबाई का। अब क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ से मैं इसका रूट हटाऊंगा तो मैं इसमें कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? इधर से तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर जब हम रूट वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, सब कुछ सेम रहता है। तो L² प्लस का B² प्लस का H², ये सब बराबर आ जाएगा किसके? इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट जो है वो 3 जो है वो रूट वाला है, इसका भी रूट हट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 4 3 12, तो बेसिकली ये आ जाएगा 12। इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे 2 दूनी 4 3 12, तो ये इसका हमने स्क्वायर करके खोल दिया है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें, है ना। अब ये भी सेम, बस यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे ताकि फिर स्क्वायर स्क्वायर बराबर हो, फिर हम कुछ काट पीट पाए या इधर उधर कर पाए। इसीलिए हम क्या करेंगे? इधर स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ पे भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ऐसा करने से क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से ये होगा, ये आपका पूरा हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, L प्लस B प्लस H, इस पूरे का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर आपका निकल के आएगा L² प्लस का B² प्लस का H² प्लस का 2LB प्लस का 2BH प्लस का 2HL। इसका पूरे का स्क्वायर आप इस तरीके से खोलेंगे। मैंने डायरेक्ट खोला है, आप अगर इन दोनों को एक तरफ मान के, इसको एक तरफ मान के A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, बाद में उसको खोलेंगे, तो यही चीज़ आपकी बन के आएगी एट लास्ट। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और 3 का 3 ही रहेगा, मतलब √3 है तो रूट हट जाएगा, तो 36 3 आपके कितने हो जाएंगे? आपके 108 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये 108 में लिख देता हूँ। तो इसको मैं पहले अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, वो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अब देखिए
यहाँ पर आ गया 12b BHHL, हमारा फॉर्मूले वाली चीज़ें आ गई यहाँ पर, इसलिए हमने इसका स्क्वायर करा था। समझ में आई बात? तो हर चीज़ जो हम करते हैं ना मैथ में वो लॉजिकली होती है, ऐसा नहीं हम अपने पास से कुछ भी कर सकते हैं। सवाल हमें हिंट देता है ऐसा करो, फिर हम वैसा ही करते हैं, उसी से हमें कहीं ना कहीं आंसर तक पहुँचते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास हमारे सामने है। अब देखिए L² + B² + H², ये तो पूरा 12 के बराबर है। इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह, इन तीनों की जगह क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ 12 लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने वो चीज़ करी थी। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीज़ें जो है आपस में रिलेटेबल हैं। तो 2LB + BH + HL, ठीक है जी। अब 2 इसका आप कॉमन भी ले सकते हैं वैसे, अगर जैसे कि आप देखें इस तरीके से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, तो आप अगर इन तीनों का 2 बाहर ले लेंगे तो आपका बन जाएगा 2LB + BH + HL, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। इधर आपके पास 108 है ही। अब ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा क्या है? फॉर्मूला है। सिर्फ 12 एक्स्ट्रा है ना, ये प्लस में, इसको उधर भेज के माइनस में कर दो, तो इधर हमारे पास रह जाएगा 2LB + BH + HL, और यहाँ पर ये जो 12 था ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 108 में से 12 आप माइनस कर दो तो आपके कितने बचेंगे? आपका 96 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 96। अब क्योंकि ये पूरा क्या है? यही तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया बराबर है 96। सेंटीमीटर में कहा नहीं है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप कर देंगे। तो देखा आपने कितने खूबसूरत तरीके से हम अपना आंसर लेकर आए हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितने प्यारे तरीके से हम फॉर्मूले तक पहुंचे, फिर ये फॉर्मूला हमने बना के आंसर लिख दिया। तो इसमें वाकई में सोचने वाली एक नई चीज़ ये थी। फिर यहाँ से हमने ये निकाला, फिर इसका स्क्वायर करा, इसके स्क्वायर में ये चीज़ आई तो उसकी जगह हमने ये चीज़ रखी और सॉल्व करके अपने फॉर्मूले तक हम पहुंचे हैं। तो ऐसे कुछ नए सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर। ये एक अच्छा सवाल मुझे ये लगा है आपके लेवल के हिसाब से, इसको आप ज़रूर एक बार खुद से भी ट्राई करना। अब देखिए जैसे जैसे हम सैंपल पेपर में आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर तक, और यहाँ पे क्वेश्चन भी अब कुछ ही रह गए हैं आपके लिए। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, अगर मोड और मीडियन का डिफरेंस, उनका फर्क, उनकी माइनस जो है वो 24 है। इतनी बात कह गई, इतना लिख देना। किसका डिफरेंस है? मोड एंड मीडियन। मतलब अगर मोड माइनस मीडियन जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 24 है, 24 है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा? आइए पता करते हैं। अब यहां पर इन तीनों के बीच में एक रिश्ता होता है, जो रिश्ता मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये रिश्ता आपको बहुत काम आएगा यहां पर, और ये याद कर लेना आपको। इन तीनों के मीन, मीडियन, मोड, इनके बीच में एक रिश्ता है। रिश्ता ये कि मोड जो होता है ना वो बराबर होता है किसके? 3 मीडियन - 2 मीन के। मतलब अगर हम किसी भी डेटा जो हमें दे रखा है उस डेटा का मीडियन के 3 टाइम गुणा करें, मतलब मीडियन का 3 गुना में से माइनस करें मीन का 2 गुना, तो फिर मोड निकल के आपका आ जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ये कहलाता है। अब इसकी हम हेल्प लेंगे। तो यहां पर हमें मोड बराबर है ना, मोड निकाल लेंगे हम। यहां से कैसे निकाल सकते हैं मोड? यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 24 उधर ऑलरेडी है, ये जो माइनस का मीडियन है, माइनस के मीडियन को हम उधर भेजेंगे तो वो प्लस का मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लस का मीडियन हो चुका है। अब हम मोड की बदले यहां पर ये रख देंगे। अब हम मोड के जगह पे ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें मोड हटाना है, हमें निकालना है डिफरेंस मीडियन और मीन का, इसीलिए हम मोड हटा के मीडियन वाली चीज इसकी लिख रहे हैं। तो अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर मोड की जगह पर लिख दूंगा, ये क्या लिख दूंगा? मोड की जगह पर मैं लिख दूंगा 24 प्लस मीडियन। इस तरीके से हमारा मोड हट चुका है सवाल में से। वो बराबर आपका है ही 3 मीडियन और माइनस का 2 मीन। इस तरीके से आपका ये कुछ इक्वेशन बन जाती है। इसको आप सॉल्व कर लो, मीडियन वाले एक तरफ ले जाओ, मोड वाले एक तरफ ले जाओ, आपका डिफरेंस जो है वो निकल के आ जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है। आप मीडियन वालों को एक तरफ करना, मोड को एक तरफ करना, जो कट सकता है, जो माइनस होता है उसको माइनस लेके आना, क्योंकि डिफरेंस तो बताना है। इस तरीके से फिर मुझे बताना कि इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा मीडियन और मोड की, उसका करके। और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलना इसका आंसर। मैं साइड में जाता हूँ, इसको लिखो, वीडियो पोस्ट करो और अभी के अभी इसको सॉल्व करो, इधर लेके जाओ और अपना आंसर जो है वो पूरा करो। रिवॉल्यूशन वाला एक सवाल जरूर आपको देखने को मिल सकता है, बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो। यहां पर सवाल है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। एक गोल पहिया है, पहिया भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। एक पहिया है, गोल है, जिसकी रेडियस 0.25 मीटर है। मतलब इसकी जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी कितनी है? 0.25 मीटर। ये हमें किससे कहा गया है? इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। अब
अगर ये पहिया जो है घूमेगा, कितने बार घूमेगा, 11 किलोमीटर तक घूमेगा। अब जाहिर सी बात है ये घूमता हो जाएगा तो इसे आगे भी बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ेगा तो ज़मीन के ऊपर कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा। तो जब ये 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा घूमते घूमते, तो ये बताना है कि इसने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, मतलब कितनी बार ये घूमेगा कि 11 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा। अब ये डिपेंड करता है पहिए के साइज़ के ऊपर, बेसिकली रेडियस के ऊपर। आप सोचो अगर कोई इससे बड़ा पहिया है तो वो बड़ा चक्कर लेगा, मतलब कम राउंड लेगा और वही डिस्टेंस कवर करेगा। अगर छोटा पहिया है तो उसको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसीलिए डिपेंड करेगा रेडियस के ऊपर। अब समझते हैं बात को। देखिए ये हमारे पास पहिया है, अब ये इस तरीके से घूमता हुआ जब ये घूमेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये घूमते घूमते आगे भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही कितने चक्कर लगाए, क्या होगा, कितने चक्कर ये लगाए, हमें ये बताना है। अब ये जब घूम रहा है तो किस चीज़ का यूज़ हो रहा है इसकी, देखिए इस चीज़ का, भाई टायर इसी चीज़ से तो चलेगा जो इसका ये टायर का जो पेंदा है, ठीक है, यही चीज़ तो घूमती है ना सड़क पर, जहाँ पर मैं अभी ये लाइन जो है फेरा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ घूमती है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इस तरीके से घूमेगी। देखिए यही तो घूम रही है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं घूम कर आया, एक चक्कर हो गया, फिर ये 2 चक्कर हो गए, फिर ये पूरा तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर। तो इस तरीके से कितने चक्कर लगाए हमें ये बताना है। तो बेसिकली ये अगर हम इसको एक सर्कल की तरह देखें तो ये क्या है, ये है इसका सरकमफेरेंस, इसकी परिधि। इसका मतलब हमें इसकी परिधि निकालनी है। हमें क्या करना है, इसकी परिधि सरकमफेरेंस निकालना है, जो कि होता है 2πr। तो 2/22/7 और रेडियस कितनी है जी, रेडियस है 0.25। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे में क्या कर दूंगा, नीचे में 2 0 लगा दूंगा और पॉइंट जो है यहाँ से मैं ख़त्म कर दूंगा। ये लो जी, ख़त्म कर दिया पॉइंट। ठीक है, तो ये 25 हो गया। 25 से ही चला जाएगा 4 बार, 25 चौक 100 होता है। इसको मैं काट दूंगा 2 से, 2 दूनी 4 होता है, ये कट जाएगा 11 बार। तो इस तरीके से इसका जो सरकमफेरेंस निकल के आया, सरकमफेरेंस निकल के आया कितना, ऊपर 11 है नीचे 7 है, 11/7 मीटर। मतलब ये कि ये जो एक चक्कर की लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये है 11.7 मीटर। अब इससे हमें डिवाइड करना है 11 किलोमीटर को। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो कवर करा है वो करा है इसने 11,000 मीटर का। ठीक है, किलोमीटर था मैंने मीटर में लिख दिया, 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर करा है और हर एक चक्कर में इतना कर रहा है। तो भैया टोटल को हर एक चक्कर से डिवाइड कर दो, नंबर्स निकल के आ जाएंगे कितनी बार चक्कर लगाया होगा इसने। इतना कवर करना था, एक चक्कर में इतना कर रहा है। तो भैया सिंपल सा है, इसको 7 को जो ऊपर लेके आ जाएंगे हम। ठीक है, जब बटे की बेटा होती है जब, तो नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है, ये ऊपर आ गया, 11 से कट जाएगा, 11 के 11 1000 और 1000 7 7,000। तो 7,000 आपका आंसर निकल के आ गया, 7,000 चक्कर या 7,000 रिवोल्यूशन जो है वो लगाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, बस कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपे हुए थे, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में टायर घुमा के चला के सब कुछ करके समझा दिया है। तो ऐसे आपका चक्कर वाला सवाल आता है, इसको इस तरीके से करना होता है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर से। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्या निकालना है, निकालना है आपको द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। आपको मीडियन और मॉडल क्लास दोनों की लोअर लिमिट निकालनी है और उसका योग, उसका सम बताना है, उसका जोड़ बताना है। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं मीडियन क्लास की। ठीक है जी, तो मीडियन क्लास की अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल है निकालना, ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाकी आप लिखकर पूरी टेबल बना के वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो मीडियन क्लास कहीं ना कहीं जो होती है आपकी, अगर आप वो निकालते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कहीं ना कहीं बीच में आएगी। अब बीच में मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल मिडल में है, मीडियन की जगह पर मीडियन क्लास इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट जो होगी वो कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट आपकी निकल के आ जाती है वो कितनी निकल के आ जाती है, वो आपकी निकल के आ जाती है 10। तो यहाँ पर मैंने 10 जो है वो लिख दिया है, सिंपल एज दैट। अब अगर मैं मॉडल क्लास की बात करूं, ठीक है जी, मॉडल क्लास की तो और भी ज़्यादा आसान है। हमें सिर्फ ये देखना होता है, क्या देखना होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने देखा यहाँ पर 10, 15, 12, 20, ये है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी और उसकी लोअर लिमिट जो मुझे दिख रही है वो 15 दिख रही है यहाँ पर। तो 15 और 10 कितने होते हैं आपके, इनका सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। इसको आप सिर्फ और सिर्फ देख के भी बता सकते थे 25, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका सेक्शन है तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे, 3 सेकंड लगेंगे आपको इसका आंसर करने में, आंसर मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से एक सॉल्व करने वाला बड़ा सवाल, सोचने वाली बात है, स्टैंडर्ड मैथ वालों ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4। हमें दे रखा है कि 5
tan बीटा जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं tan बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। अब tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 4 है, बेस 5 है, ऐसे हम समझ सकते हैं। अब अच्छा, अगर इसी ट्राइंगल की अगर हम हाइपोटेनस की भी बात करें, भैया यहाँ पे हम मान रहे हैं ये बीटा एंगल हमारा थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर 4 है, बेस 5 है। तो हाइपोटेनस की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा, तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 16 आपके 41 हो जाएंगे, तो 41 का रूट, तो इसका मतलब इसका हाइपोटेनस निकल के आएगा √41, ठीक है, अंडर रूट में 41 ये निकल के आएगा हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए निकालना क्या है, निकालना है आपको, ये निकालना है 5 sin बीटा। अब मैं बार बार इसको दोबारा से रिपीट पे नहीं लिखता, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। क्या निकालना है, 5 sin बीटा। अब साइन क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब P/S। तो 5 की मल्टीप्लाई में मैं करूंगा परपेंडिकुलर अपॉन H, P/S। तो P क्या है हमारा, 4 है यहाँ से, और हाइपोटेनस हमने निकाला कितना है जी, √41 है। तो मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी है। मैं इसके ट्राइंगल वाले मेथड से कर रहा हूँ, इसको आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके इसके हो सकते हैं करने के। तो 2 cos, cos क्या होता है जी, B/H होता है। तो बेस कितना है, 5 है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई में 5/√41। तो ये तो ऊपर वाला पार्ट सोल्व हो गया है, बटा लगा दूंगा। अच्छा, सेम पार्ट नीचे भी सेम है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ बीच के निशान का चेंज है, सिंबल का। तो सिंपल एज दैट हम डायरेक्ट इसी को लिख देंगे 5 × 4/√41। अब माइनस की जगह प्लस है नीचे, तो प्लस का प्लस लिख दिया मैंने, 2 × 5/√41। आगे बढ़ जाएंगे, यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाओ, कर दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, -2 पंजे 10 हो जाएगा, ऊपर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और एलसीएम इसका आप लेंगे तो √41 दोनों तरफ है, तो एक साथ ही √41 आप डायरेक्ट ही लिख देंगे। ये बड़े वाली बटा आ गई, नीचे भी सेम रहेगा, 5 चौक 20। अब नीचे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे इन दोनों के √41 आ जाएगा। दोनों के बटे में √41 है, तो √41 से √41 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपके पास 20 में से 10 जाएंगे, 10 बचेंगे, नीचे प्लस हो जाएंगे, 20 और 10 30 हो जाएंगे, और फिर दोनों का 0 कैंसिल, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए 1/3 सही जवाब है। देखा आपने, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस निकाला हमने, उसकी हेल्प से वैल्यूज रख दी और सॉल्व कर लिया, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। अब आइए, अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखी है तो आगे के 2 सवाल और देख के जाइए। क्यों? क्योंकि वो हैं वो नए वाले टाइप के सवाल जो कि पहली बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, असर्शन रीजनिंग वाले, उन पे जरूर नजर मारिए। असर्शन रीजनिंग ये सवाल चेक करने जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट को, इसलिए सवाल आपसे दिए गए कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना है इन सवालों में, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे मेरे साथ, क्योंकि अगर आप जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि मेरा यही तो नारा है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यही पावर आपको आज मार्क्स दिलाएगी। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन दे रखी है इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 या स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया गया है असर्शन का, एक दिया गया है रीजन का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर सही बात है, बताओ क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, ये बताना है। आइए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले असर्शन क्या दे रखा है, हमसे कहा गया है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5780, अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स की, 2 संख्याओं की गुणा जो है वो 5780 है, एंड देयर एचसीएफ इज 17, और उनका एचसीएफ 17 है, और उनका एलसीएम जो होगा वो 340 आएगा। पहले ये बात चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, बेसिक मैथ के अंदर भी आया था कि क्या फॉर्मूला था कि किन्हीं भी 2 नंबर की अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें किन्हीं भी 2 नंबर की, तो वो बराबर होती है उन दोनों नंबर्स की गुणा के। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। किसी भी 2 नंबर की आप मल्टीप्लाई करा दो, फिर उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, उनकी गुणा करा दो, तो वो गुणा मल्टीप्लाई बराबर आएगी। तो किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर आती है। ये बात हमको पता है। आइए चेक कर लेते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके, क्या ये मल्टीप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो 340 की आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं करना आपको। 17 0 0 17 चौक 68 का 8 हासिल लगा 17 51 और 17 और 6 आपके हो जाएंगे कितने, 57। ये आपका आ गया 5780। इसका मतलब मल्टीप्लाई सही है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर्स की गुणा जो है ये आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इतनी बात हमको क्लियर हो गई कि असर्शन जो है वो तो सही है, बिल्कुल सही बात है कि भैया 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ ये है, उनकी गुणा ये है, आ गई, हमने चेक कर ली। अब आ जाओ रीजन की बात करते हैं। अब रीजन की अगर मैं बात करूँ, रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा रीजन लिखा हुआ है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। देखिए इस बात को समझिए, ये बात ये कह रही है कि लेट्स सपोज 2 नंबर लिए मैंने, एक मैंने लिया 2, एक मैंने लिया 4, इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 1 2,
और इसके फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएंगे आपके 2 टू द 4। इसका मगर एलसीएम निकालूंगा मैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 4। ठीक है, 4 ही इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ये आ गया। अब अगर ये है एलसीएम, ये क्या है एलसीएम है, और ये है इसका एचसीएफ जो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि है 2, ये इसका एचसीएफ है। अब एलसीएम जो 4 है इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। अब ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है एचसीएफ। तो यस, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। लेकिन क्या इस बात की हेल्प से हमने ऊपर वाली बात पता करी है, ये बताओ आप? नहीं, इस बात की तो कहीं भी हेल्प हुई नहीं, इस बात का तो कहीं से कोई रिश्ता ऊपर वाली बात से है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाली बात जो हमने पता करी वो किससे करी, वो तो हमने इस फॉर्मूले से करी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर N2 भी होता है। मतलब दोनों बातें हैं तो सही, लेकिन ये आपस में रिलेवेंट नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब ऑप्शन आप ढूंढ लो खुद, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी में पढ़ पा रहा हूं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही बातें सही हैं, एंड रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि रीजन जो दे रखा है हमें वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। तो इसीलिए मैंने ये बी ऑप्शन लगाया, क्योंकि हमने इसके थ्रू निकाला है ना कि इसके थ्रू। ये जो बात लिखी हुई है इस बात का इससे लिंक नहीं बैठ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर लगा दिया है। ऐसे आपको सोचना है, दोनों को चेक करना है, असर्शन सही है या नहीं है, रीजन सही है या नहीं है, और फिर आपको बताना है कि दोनों सही है और इनका आपस में ताल्लुक, रिश्ता, रिलेशन भी है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोनों बातें सही थी, लेकिन इस बात का इससे कोई कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, तो इसका मतलब ऑप्शन बी है। अगर दोनों बातें सही होती और कनेक्शन भी बैठता तो फिर क्या होता, फिर आपका ऑप्शन ए होता। देखो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये होता, तो यही बात आपको सोचनी है। एक सवाल मैंने करा, आइए एक और लास्ट सवाल इस वीडियो का, वो भी ट्राई करके जाओ। बहुत चांस है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर से एक असर्शन या रीजन का सवाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सवाल है आपका वही असर्शन, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना पड़ेगा, ये बनाते हैं पहले। तो पहले मैं एक ट्राइंगल ए बी सी आपके लिए बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है जी, ये आ गया। और हमसे कहा गया है यहाँ पर क्या, इनके मिड पॉइंट, मतलब ये जो साइड्स हैं कौन सी, ए बी और ए सी। तो ए बी साइड ये है, इसका बिल्कुल बीचों बीच का मिड पॉइंट कहीं ये होगा, इसका ये होगा, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ इस तरीके से। ठीक है जी, ये आ गया है सी, अच्छा डी और ई है। ठीक है, डी ये है और ई आपका ये है, ये इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। डी का है आपका 3 और 5 और ई का है आपका -3 और -3, ये इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। BC बराबर 20 यूनिट्स, BC जो है नीचे वाला ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 यूनिट्स है, तो यूनिट रखा रहने देंगे। अब आप देखिए जो जो हमें गिवन था पहले हमने वो लिख लिया, क्या पूछा गया है। अब रीजन पढ़ो, रीजन क्या है, रीजन ये कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अच्छा अभी ये तो हो गया, ठीक है ठीक है। अब देखिए द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये एक थ्योरम है जो हमें रीजन में दी गई है। थ्योरम ये कह रही है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम उसकी दोनों साइडों के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन जो होगी वो लाइन पैरेलल होगी, एक तो नीचे BC वाली लाइन से ट्राइंगल की तीसरी साइड से, और वो लाइन उसकी आधी भी होगी क्योंकि वो बिल्कुल मिड पॉइंट से बनाई गई है। तो ये बात हम चेक कर लेते हैं, अगर ये 20 है तो क्या ये 10 है या नहीं है। अगर ये 10 है तो दोनों बातें सही है, वरना नहीं है। अब इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा या इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, आइए हम निकालते हैं। यहाँ पर तो सिंपल सा आपका छोटा सा फॉर्मूला है, वही आप लगा देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी मतलब इसकी लंबाई पता करेंगे बेसिकली। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, तो अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, x1 - x2 हो जाएगा। तो x1 x2 क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस, और 3 फुल माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 आ जाएगा बेसिकली। तो 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस इस तरीके से आपका हो जाएगा 5 माइनस प्लस, तो 5 + 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है क्योंकि दोनों माइनस के 3 थे, एक माइनस फॉर्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस इस तरीके से। तो 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 का आपका 64 हो जाएगा, 36 और 64 कितने हो जाएंगे आपके, ये आपका 100 हो जाएगा। 100 का रूट जो होता है आपका कितना होता है, 10 होता है। तो 10 यूनिट निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये साइड डी जो आ गई हमारी 10 यूनिट निकल के आ गई, इसका मतलब बात तो सही है।
बात क्या सही है? इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, ठीक है, ये हमसे कहा गया था, सब कुछ ठीक है जी। हमें रीजन दिया गया कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि जब हम ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट ले लें और उस लाइन को ज्वाइन कर दें तो क्या होता है, वो पैरेलल होती है, ठीक है जी। इसके ये डी ई पैरेलल है, बी सी के पैरेलल होती है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और इसकी आधी ही होती है। तो यस, हमने देख लिया कि भैया बी सी 20 थी और डी जो है वो 10 यूनिट आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों बातें सही हैं। यस, क्या है मतलब? पहला ऑप्शन, ये नहीं, ये वाला। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और ये जो हमसे कहा गया है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दोनों आपस में यहाँ पे कोरिलेट करे हैं। हमने इस फिगर को बनाया, फिर इस थ्योरम को भी हमने इसके थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला के चेक करा, तो ये बात सही निकल के आ रही है कि हाँ जी पैरेलल भी है और आधा भी है। तो इसका मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं और दोनों बातें सही भी है। ये जो पॉइंट्स वगैरह दे रखे थे उनसे आंसर निकल के आया हमारा, इसीलिए ये सही है। तो ऐसे आपको सोचना है बेसिकली, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही सारा खेल है इसके अंदर कि आपको दोनों चीज़ों को देखना है, चेक करना है कि सही है या नहीं है, फिर आपको ऑप्शन तो फिर आपके सामने ही है, क्या है, दोनों सही है, दोनों गलत है, कनेक्टेड है या नहीं है, आपको बता देना है। ये मैंने पेन चिपका दिया है, मेरे हाथ फ्री हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने आपको फ्री कर दिया है मैथ के डर से और सेक्शन ए की चिंता से मुक्त कर दिया है। हाफ ईयरली की अगर आप पर्पस से देख रहे हो तो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी और आपकी हेल्प भी हुई होगी। इसकी पूरी पीडीएफ, जितने भी पेज मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा, 21 पेज में जो दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वहाँ पे हम डालते रहते हैं हर एक वीडियो की। इन सारे सवालों को खुद से भी एक बार कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, तो आपकी तैयारी और रिविजन हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से अच्छी तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की भी और सब चीज़ों की। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। क्या क्या आपकी और नीड है, क्या डिमांड है, किस टाइप की आपको और वीडियो चाहिए मैथ्स के अंदर, क्या क्या मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ, मैं क्या मदद आपकी कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो सही, क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ, किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँ। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेरी है, कैसे भी मैं आपकी मदद कर सकूँ, मुझे बताइए कि सर ऐसा कर दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, जो आपको चाहिए मुझसे मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना पाए। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।